द ऑर्डर ऑफ द सोलर टेम्पल मास सुइसाइड्स। सोलर टेम्पल आदेश का सामूहिक आत्महत्या कांड, तंत्र मंत्र, विश्वास और मौत की खौफनाक कहानी। भूमिका आइंट्रो। स्विट्जरलैंड और कनाडा 1944। एक ऐसे कल्ट की कहानी जो अपने अनुयायियों को विश्वास दिलाता था कि वे भगवान की सबसे निकटतम स्थिति में पहुंच सकते हैं। सोलर टेम्पल, एक खतरनाक धार्मिक समूह, ने अपने अनुयायियों को सामूहिक आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। इस आत्महत्या कांड में 74 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से कई की मौत तंत्र मंत्र और खौफनाक रिचुअल्स के तहत हुई थी। इस कहानी में हम जानते हैं कि कैसे यह खौफनाक धार्मिक विश्वास एक खून खराबे और मृत्यु का कारण बना। अध्याय 8, सोलर टेम्पल का उदय और इसके विश्वास। सोलर टेम्पल का जन्म 1984 में हुआ था, जब एक पूर्व हेल्थ प्रोफेशनल लुशियन ड्यूब्यू ने इसे स्थापित किया था। ड्यूब्यू का मानना था कि पृथ्वी एक ऐसे संकट से गुजर रही है जिससे बचने के लिए उसे और उसके अनुयायियों को एक नए धार्मिक सिद्धांत पर चलना होगा। उसने इस समूह को सोलर टेम्पल नाम दिया और यह दावा किया कि इस समूह के सदस्य जल्द ही एक नई दिव्य दुनिया में प्रवेश करेंगे। सोलर टेम्पल के अनुयायी विश्वास करते थे कि वे केवल अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करके ही ईश्वर के साथ मिल सकते थे। ड्यूब्यू ने यह भी दावा किया था कि आने वाले समय में एक महान आभा लाइट अदी ऐसे उनका मिलन होगा, जो केवल इन रिचुअल्स के माध्यम से संभव था। इसके बाद सोलर टेम्पल ने अपने अनुयायियों को आत्मा के शुद्धिकरण के लिए तंत्र मंत्र और विशेष रिचुअल्स के माध्यम से मार्गदर्शन किया। समूह का मुख्य उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक उन्नति था, बल्कि अपने अनुयायियों को शारीरिक रूप से नवीनतम या शुद्ध रूप में परिवर्तित करना भी था। अध्याय 2, तंत्र मंत्र और धार्मिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम। सोलर टेम्पल के अनुयायी धर्म और आस्था में विश्वास रखते हुए ड्यूब्यू के निर्देशों का पालन करते गए। ड्यूब्यू ने अपने अनुयायियों से कहा कि धर्म और शुद्धता को केवल सही रिचुअल्स और आत्मत्याग के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह अक्सर यह दावा करता था कि अपने शिष्य को अपनी आत्मा की उन्नति के लिए शरीर को त्याग देना होगा। यह समूह अपनी दिनचर्या में तंत्र मंत्र और गुप्त रिचुअल्स का पालन करता था। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि वे एक खास आकाशीय घटना, जिसे सोलर फ्लेयर कहा गया था, के माध्यम से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें शरीर के असली रूप को त्यागने की आवश्यकता थी। एक प्रकार से आत्महत्या को वे आकाशीय जीवन के एक नए रूप में प्रवेश के रूप में देखते थे। अध्याय 3, सामूहिक आत्महत्या का कांड। अक्टूबर 1944 स्विट्जरलैंड के जॉली नजदीक के एक छोटे से गांव के पास सोलर टेम्पल के 33 सदस्य मृत पाए गए थे। यह हत्या या आत्महत्या नहीं, बल्कि एक खौफनाक तंत्र मंत्र रिचुअल का हिस्सा था। इस दौरान सोलर टेम्पल के अनुयायी मृत शरीर के साथ पाए गए थे और उनके शवों को खून से सना हुआ पाया गया था। इसके अलावा कनाडा में भी सोलर टेम्पल के 16 सदस्य मृत पाए गए। यह सभी मृतकों के शरीर पर तंत्र मंत्र के चिन्ह और खौफनाक निशान थे। यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सामूहिक रिचुअल था, जिसमें अनुयायियों को ड्यूब्यू के आदेश पर अपनी जान देनी पड़ी थी। ड्यूब्यू ने यह विश्वास दिलाया था कि उनके द्वारा यह आत्महत्या आकाशीय परिवर्तन के रूप में हो रही थी और उनके शरीर एक नई ऊर्जा के रूप में ग्रहण करेंगे। अध्याय 4, पुलिस जांच और मीडिया का ध्यान। जैसे ही यह खौफनाक घटना सामने आई, पुलिस और मीडिया ने इसकी जांच शुरू की। पुलिस ने पाया कि यह एक योजनाबद्ध आत्महत्या थी, जो पूरी तरह से एक साजिश के तहत की गई थी। पुलिस के अनुसार
यह आत्महत्या नहीं बल्कि संगठित हत्या थी, जिसे धार्मिक विश्वासों और तंत्र मंत्र के माध्यम से अंजाम दिया गया। शुरुआत में यह घटना आत्महत्या के रूप में सामने आई, लेकिन धीरे धीरे जांच में यह साफ हो गया कि यह पूरी तरह से सोलर टेम्पल के रिचुअल्स का हिस्सा था। पुलिस ने यह भी पाया कि ड्यूब्यू ने अपने अनुयायियों को समाप्ति के रूप में इस आत्महत्या को सही ठहराया था, जिसमें प्रत्येक सदस्य ने एक विशेष तरीके से अपने जीवन को समाप्त किया था। अंततः पुलिस ने सोलर टेम्पल के उच्च पदस्थ सदस्य और ड्यूब्यू को उनके कृत्य के लिए गिरफ्तार किया। इसके बाद समूह का पूरा नेटवर्क उजागर हुआ और कई अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया। अध्याय 5 सोलर टेम्पल का अंत और आज की स्थिति। सोलर टेम्पल के नेता लूशियन ड्यूब्यू की गिरफ्तारी के बाद कई और जांचें हुईं और धीरे धीरे यह पता चला कि यह समूह दुनिया भर में फैला हुआ था। इसके सदस्य न केवल स्विट्जरलैंड और कनाडा में थे, बल्कि फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों में भी इसके अनुयायी थे। हालांकि ड्यूब्यू की गिरफ्तारी और सोलर टेम्पल के अंत के बाद इस घटना ने एक खौफनाक छाप छोड़ दी। 1994 में हुई इस सामूहिक आत्महत्या ने दुनिया को यह बताया कि कैसे धार्मिक विश्वासों के नाम पर एक व्यक्ति अपने अनुयायियों को इस तरह के खतरनाक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस घटना ने धार्मिक समूहों और उनकी शक्तियों को लेकर कई सवाल खड़े किए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी विश्वास को इतनी हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि वह मौत और भय के रूप में तब्दील हो जाए। निष्कर्ष सीलोजिंग। सोलर टेम्पल के सामूहिक आत्महत्या कांड ने दुनिया को यह याद दिलाया कि विश्वासों की सीमा को समझना बहुत जरूरी है। जब हम धार्मिकता और आस्था के नाम पर किसी को अपनी जान देने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि समाज को भी अंधेरे की ओर धकेलते हैं। यह खौफनाक घटना हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और कट्टरता से दूर रहकर हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। मरी लवो, न्यू ऑरलियंस की वूडू क्वीन की डरावनी कहानी, द वूडू क्वीन ऑफ न्यू ऑरलियंस भूमिका। इंट्रो। न्यू ऑरलियंस एक ऐसा शहर जो रहस्यों, काले जादू और वूडू के लिए प्रसिद्ध है। यहां की सड़कों पर एक नाम हमेशा गूंजता है, मरी लवो, न्यू ऑरलियंस की वूडू क्वीन। उसकी शक्तियां और उसके द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के बारे में कई भूतिया कहानियां हैं। क्या सच में उसने काले जादू का इस्तेमाल किया था? क्या वह सच में किसी अधूरी आत्मा या ताकतों से जुड़ी हुई थी, या फिर यह सब सिर्फ एक डरावनी कहानी थी? आइए जानें न्यू ऑरलियंस की वूडू क्वीन की कहानी और वह कैसे एक रहस्यमयी और डरावनी शक्ति बन गई। अध्याय 8 मरी लवो का प्रारंभिक जीवन। मरी लवो का जन्म 10 सितंबर 1801 को न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में हुआ था। वह एक क्रियोल परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जो अफ्रीकी और फ्रांसीसी उत्पत्ति का मिश्रण था। उनकी मां एक वूडू प्रैक्टिशनर थीं और बचपन से ही मरी को वूडू धर्म की शिक्षा मिली। हालांकि वह अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में सामान्य जीवन जी रही थीं, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ खास था जो उन्हें वूडू धर्म की शक्तियों से जोड़ने वाला था। मरी लावो ने अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत एक सामान्य महिला के रूप में की, लेकिन समय के साथ उनका नाम वूडू क्वीन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि वह एक शक्तिशाली साधिका थीं जो अंधेरे शक्तियों के संपर्क में थीं। वह जिस स्थान पर भी जातीं, वहां की आत्माएं और भूत प्रेत भी उनके पास आ जाते थे। उनका जीवन एक रहस्य बनकर रह गया। अध्याय 2 वूडू धर्म और मरी लवो का जुड़ाव। वूडू धर्म अफ्रीकी और कैरेबियाई परंपराओं का एक मिश्रण है, जिसमें काले जादू, तंत्र मंत्र और आत्माओं के संपर्क की प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह धर्म न्यू ऑरलियंस में
एक प्रमुख धर्म बन चुका था और मरी लावो का इससे गहरा संबंध था। मरी लावो ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न केवल अपनी खुद की भलाई के लिए किया, बल्कि उन्होंने न्यू ऑरलियंस के लोगों के लिए भी अपनी वूडू शक्तियों का उपयोग किया। वह एक प्रख्यात वूडू प्रैक्टिशनर बन गई, जिन्होंने अपने ग्राहकों की समस्याओं को हल करने के लिए तंत्र मंत्र, जादू और आशीर्वाद का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि उन्होंने कई लोगों की किस्मत बदल दी थी और जो लोग उनके पास आते थे उनकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन होते थे। अध्याय 3, मरी लावो की शक्तियां और रहस्यमय कृत्य। मरी लावो की शक्तियां उनके लिए प्रसिद्ध हो गई थीं। वह अक्सर न्यू ऑरलियंस की सड़कों पर, चर्चों के बाहर या फिर अपने घर में पूजा करती, जहां वह मंत्र पढ़ती और आत्माओं से संपर्क करती। लोगों का कहना था कि वह एक शक्तिशाली काले जादूगरनी थी, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकती थी। मरी ने अपने शक्तिशाली तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों की मदद की थी, जैसे किसी की बीमारी ठीक करना, किसी की प्रेम समस्याओं का समाधान निकालना या फिर किसी के जीवन में पैसों की कमी को दूर करना। लेकिन यह सब कुछ सस्ता नहीं था। इसके बदले में उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें किसी बुरी शक्ति से समझौता करना पड़ता था। उनकी शक्तियों के बारे में सुनकर लोग डरते थे, लेकिन यह भी सच था कि लोग उनके पास इलाज या मदद पाने के लिए जाते थे। मरी ने कई बार यह साबित किया था कि वह उस शक्ति को नियंत्रित कर सकती है जो साधारण इंसान के बस से बाहर थी। अध्याय 4, वूडू क्वीन और उसकी अंधेरी ताकतें। मरी लावो की वूडू शक्तियां और तंत्र मंत्र ने उन्हें केवल एक साधिका के रूप में ही नहीं, बल्कि एक खौफनाक व्यक्तित्व के रूप में भी स्थापित किया। कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ कई अफवाहें भी फैली। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने काले जादू के बल पर अपनी शक्ति बढ़ाई थी और वह कभी अपनी आत्मा को बेचने की सोच रही थी। यह माना जाता था कि मरी ने जो तंत्र मंत्र किए, उनसे उनकी आत्मा की कीमत थी। वह कुछ ऐसा करती जिससे मृत आत्माएं उनके इशारों पर चलती थीं। उनका घर और पूजा स्थल भूतिया और डरावने थे, जहां लोगों को डर और अंधेरे का सामना करना पड़ता था। उनके बारे में कई काले जादू और भूतिया घटनाएं भी सुनी जाती थीं। कहा जाता है कि वह जिन लोगों की मदद करती थीं, वह अक्सर उनके साथ कुछ काली शक्तियों का अनुभव करते थे। अध्याय 5, मरी लावो का प्रभाव और डर। मरी लावो का नाम केवल एक वूडू प्रैक्टिशनर के रूप में नहीं, बल्कि एक डरावनी शख्सियत के रूप में भी लिया जाता था। उनकी पूजा और शक्तियां इतनी प्रभावी थीं कि लोग उनसे डरते थे। न्यू ऑरलियंस में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उनका नाम हर जुबान पर था। कहा जाता था कि उन्होंने बहुत सारे शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया था और उनकी शक्तियों के कारण ही न्यू ऑरलियंस में कई रहस्यमय घटनाएं घटी थीं। कभी कभी उन्हें किसी बुरी शक्ति के रूप में देखा जाता था और कभी वह एक मददगार और ज्ञानी महिला के रूप में जानी जाती थीं। उनके आसपास के लोग कहते थे कि उनकी उपस्थिति से हर चीज बदल जाती थी। कभी तो सब कुछ शांत और अच्छे से चलता था, लेकिन कभी कोई ऐसी अजीब सी घटना घटती थी जिसे समझना बहुत मुश्किल था। अध्याय 6, मरी लावो की मौत और उसका रहस्य। मरी लावो की मौत 16 जून 1881 को हुई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम और उनके किए गए कार्य न्यू ऑरलियंस के हर कोने में गूंजते रहे। उनकी मौत के बाद भी लोग उनका नाम लेकर उनके बारे में तरह तरह की बातें करते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि मरी लावो की आत्मा आज भी न्यू ऑरलियंस में भटकती है। वह जगह जगह दिखाई देती हैं और उनके साथ जुड़ी काली शक्तियां भी उनके साथ होती हैं। आज भी लोग उनके बारे में कहानियां सुनाते हैं और उनका नाम आज भी वूडू धर्म और अंधेरे शक्तियों से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष, सीलोजिंग। मरी लावो का नाम एक रहस्यमयी,
और भयावह कहानी के रूप में इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्या वह सच में वूडू क्वीन थीं? क्या उनके पास असली शक्तियां थीं? या फिर यह सब सिर्फ अफवाहें थीं? चाहे जो भी हो, उनका नाम आज भी न्यू ऑरलियंस के इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। सेलम की डायने 1692 की वहशी सुनवाई की सच्ची कहानी द सेलम विच ट्रायल्स। भूमिका इंट्रो। कल्पना कीजिए एक शांत धार्मिक कस्बा जहां हर रात बाइबल की आयतों के साथ सोया जाता था। लेकिन फिर एक दिन वो कस्बा चीखों से भर गया। लड़कियों की आंखों में डर, गांव वालों के हाथों में मशालें और हवा में गूंजते आरोप, तू डायन है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह है 1692 की सेलम की डायनों की सुनवाई की सच्ची, खौफनाक और रूह कंपा देने वाली दास्तान। अध्याय 1। सेलम, धर्म और डर का कस्बा। सेलम मैसाचुसेट्स का एक छोटा सा गांव था जहां धर्म, ईश्वर और पवित्रता सबसे ऊपर माने जाते थे। यहां के लोग प्यूरिटन थे, एक ऐसा ईसाई समुदाय जो पाप और दंड की अवधारणा में अंधविश्वास की हद तक विश्वास करता था। 1692 की सर्दियों में जब ठंड ने गांव को जकड़ा हुआ था, एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो न सिर्फ लोगों की सोच बल्कि इंसानियत की नींव तक को हिला देगा। अध्याय 2। बेट्टी और एबिगेल। डर की शुरुआत। पादरी सैमुअल पेरिस की बेटी बेट्टी 9 साल और भतीजी एबिगेल 11 साल ने अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। वे चिल्लाती, कांपती, बिना वजह गिर पड़ती और कुछ देखती जो किसी को दिखाई नहीं देता। डॉक्टर बुलाया गया, जिसने कहा यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, शायद यह शैतानी ताकतों का असर है। यहीं से उठती है डायन हंटर मानसिकता। अध्याय 3। पहला आरोप। टिटूबा, गुलाम महिला। लड़कियों ने कहा कि 3 औरतें उन्हें परेशान कर रही हैं। सारा गुड़, गरीब भिखारिन, सारा ऑसबोर्न जो चर्च नहीं जाती थी, और टिटूबा, एक अफ्रीकी कैरेबियन गुलाम महिला। इन तीनों पर जादू टोना करने, शैतान से समझौता करने और लड़कियों को छूकर उन्हें पागल करने के आरोप लगे। टिटूबा ने कहा, हां, मैंने कुछ देखा था। एक काली बिल्ली, एक भेड़िया, और शैतान ने मुझसे कहा था कि उसकी सेवा करो। अध्याय 4। डर की आग फैलती है। यह स्वीकारोक्ति जंगल की आग की तरह फैल गई। अब गांव में हर कोई संदेह के घेरे में था। जिस औरत ने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया, डायन जिसने बिना शादी के बच्चा जना, डायन जो रात को अकेली निकली, डायन, डर, संदेह और धार्मिक कट्टरता अब एक हथियार बन चुकी थी। अध्याय 5। सुनवाई या नरसंहार। सेलम में एक विशेष अदालत बनी, कोर्ट ऑफ ऑयर एंड टर्मिनर। यह अदालत गवाहियों, सपनों और तथाकथित प्रेतात्मा गवाहियों के आधार पर सजा देती थी। लड़कियां कोर्ट में चिल्लाती, गिरती, कहती, वो डायन मेरी आत्मा को पकड़ रही है, और जज बिना सबूत के ही सजा सुनाते। अध्याय 6। फांसी, पत्थर और पागलपन। कुल 19 लोगों को फांसी दी गई। एक आदमी गाइल्स कोरी को पत्थरों से कुचलकर मारा गया क्योंकि उसने कोर्ट की प्रक्रिया को नाजायज कहा था। सैकड़ों लोग जेलों में सड़ते रहे। कुछ ने झूठा कबूल किया ताकि जान बच जाए, लेकिन समाज से बहिष्कृत कर दिए गए। अध्याय 7। क्या यह सब शैतानी था या कुछ और? आज इतिहासकारों का मानना है कि बेट्टी और एबिगेल की परेशानियां
शायद मानसिक बीमारी, हिस्टीरिया या एयरगोट नामक जहरीली फफूंद के कारण हुई थीं, जो खाने के अनाज में लगती है और भ्रम पैदा करती है। पर क्या यह संयोग है कि हर आरोपी स्त्री थी? क्या यह धार्मिक अत्याचार नहीं था, या क्या वाकई वहां कोई अंधकार था जो सबको निगल रहा था? अध्याय 8, मास हिस्टीरिया या अलौकिक साजिश। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह एक मास हिस्टीरिया था, जहां एक झूठ, एक डर ने पूरे समुदाय को निगल लिया। पर गांव के कुछ बूढ़े आज भी कहते हैं कि सेलम की जमीन अब भी शापित है। रात को वहां सिसकियां आती हैं। अध्याय 9, आत्माएं जो आज भी भटकती हैं। सेलम आज एक हॉरर टूरिज्म का केंद्र बन चुका है। लोग उस पुराने कोर्ट हाउस को देखने जाते हैं जहां निर्दोषों को फांसी दी गई थी। घरों में आत्माओं की कहानियां सुनाई जाती हैं, जहां मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं और दीवारों से आवाजें आती हैं, मैं निर्दोष थी। अध्याय 10, इतिहास का कलंक। 1693 में सेलम कोर्ट को भंग किया गया, पर जिनका जीवन तबाह हुआ उनकी आत्माएं कभी शांत नहीं हो सकी। 1900 में अमेरिका ने पहली बार इन फांसी के शिकारों के लिए माफी मांगी। पर सवाल यह है, इतिहास ने हमें क्या सिखाया? क्या हम अब भी किसी अलग सोच वाले को डायन कहकर जला देते हैं? क्या हमारे भीतर का अंधकार आज भी जीवित है? निष्कर्ष, सेलम की कहानी महज इतिहास नहीं, यह उस डर की कहानी है जो अज्ञानता में जन्मता है। यह उन चीखों की कहानी है जो सैकड़ों साल बाद भी हवा में तैरती हैं। और याद रखिए, अगली बार जब आप किसी पर उंगली उठाएं, शायद वो सेलम की एक और शुरुआत हो।